हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं फुल ऑन मोनर्जी नहीं, मौज मस्ती और एनर्जी दोनों मिक्स हो गए यार के साथ अपना नेक्स्ट थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सिर्फ इस वीडियो के बाद ही पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो मैं एक एक चीज डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो इससे वीडियो बहुत स्पेशल बन जाती है, क्योंकि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल मैं बोलूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसकी जो फुल वीडियो है, जहां मैंने पूरे मौज मस्ती और मस्ती के साथ पूरा चैप्टर समझाया है, वो देख सकते हो। ठीक है? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से मार लो, क्योंकि अब हम मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो जी, शुरू करते हैं। अरे बेटे, ये तो बहुत ज्यादा जूम हो गया है। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, यूज द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड represent to explain who is MLA and who is the person elected। तो क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे, सो दैट सिर्फ ये एनसीईआरटी के 4-5 क्वेश्चंस आपको बड़े कम लगते होंगे यार, भैया इनसे क्या होगा, पेपर में तो बहुत सारे टीचर अपने बनाए हुए क्वेश्चंस। डोंट वरी, तुम्हारे भैया है ना यार, तुम्हें मौज मस्ती के साथ सारे टॉपिक मैं कवर करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। देखो, कह रहे हैं कि सबसे पहले देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड को एक्सप्लेन करो, यूज करो, और रिप्रेजेंट वर्ड को यूज करो। उससे हमें एक्सप्लेन करो कि एमएलए क्या होता है, कौन होता है, और हाउ ये पर्सन इलेक्ट कैसे होता है। तो इस पर पहले आंसर देखते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। तो देखो, एमएलए क्या होता है? एमएलए इज द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हु रिप्रेजेंट द पीपल एंड ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब आप ध्यान से समझो कि होता क्या है। हमारा पूरा देश बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है कि नहीं? है। हर स्टेट के अंदर बहुत सारे सिटीज है कि नहीं? है। वेरी गुड। अब हर स्टेट के अंदर सिटी है। सिटी को हम क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटते हैं। किसमें? ब्लॉक्स में। जैसे अगर सपोज करते हैं आप दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों को हम एक एक ब्लॉक मान लेते हैं। ऐसे करके अगर हम पूरे देश के सारे ब्लॉक्स को काउंट कर लें, तो जो टोटल ब्लॉक्स बनेंगे वो हमारी पूरे इंडिया की टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो जाती हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या हुआ? अब कॉन्स्टिट्यूएंसी वो एक सिटी का एक छोटा एरिया है जहां से एक बंदा इलेक्शन में खड़ा होता है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं। समझ आया? अब दूसरा, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूएंसी, और दूसरा है रिप्रेजेंट। अब मैंने आपको बताया, अगर आप उस एरिया से खड़े होते हो इलेक्शन में और आप इलेक्शन जीत जाते हो, इलेक्शन जीत के आप कहां जाओगे? हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, जहां पे सारे देश से मेन इलेक्टेड लोग आके बैठते हैं और नए नए मुद्दों पे या फिर जो रूल्स हैं उन पे डिस्कशन करते हैं। तो ये पार्लियामेंट का काम हो गया। तो यहां पे जो बंदा आया उसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव। समझ आया? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि वो पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेटिव एक असेंबली है। नाम दे दिया हमने, बढ़िया, मस्त लग रहा है नाम। तो देखा कैसे हमने समझा। तो अब हम बेसिकली इस पूरे आंसर को फॉर्म करेंगे कि हमारे पूरे इंडिया में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं। उसमें से जो इंसान इलेक्शन में जीतता है वो वहां का विनर हो जाता है, और वो जीता हुआ इंसान फिर यहाँ पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में आके रिप्रेजेंट करता है अपने एरिया को। इसीलिए हम उसे कहते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए। ये होता है तरीका समझने का। आया ना समझ में? एकदम ईजी हो गया कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो समझ में आया, एमएलए क्या होता है? इज द मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो कि रिप्रेजेंट करता है लोगों को अपने एरिया के, और वहां से और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है अपने लोगों के सामने। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर आप के एरिया का जो लीडर है, सरकार कुछ भी करेगी, आप तो उसी को मानोगे ना कि हाँ यार इसकी जिम्मेदारी थी कि हमारे लिए अच्छा सोचे, आप उसके पास जाओगे, आपको कोई दिक्कत आएगी। तो ऐसे लोगों के लिए वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए वो लोग हैं। समझ आ रहा है? बढ़िया। चलो अब पॉइंट्स देखते हैं। देखो, हर स्टेट के पास क्या होती है? एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट हमारे देश का मेन पूरा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है। हर स्टेट की अपनी भी होती है छोटी छोटी। ईच स्टेट को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट एरियाज में, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। देखा हमने कितने इजीली समझा। अब हमारे पास लिखा भी आ गया तो हमको वैलिडेशन भी मिल गया। अब तो बढ़िया समझ में आ रहा है। अब हर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से पीपल जो होते हैं इलेक्ट करते हैं एक बंदे को, जो कि रिप्रेजेंटेटिव बनता है, और आगे जाके उसे ही कहा जाता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एलओजी। सब कुछ एकदम इजी लैंग्वेज में तुम्हें लिखा भी मिल गया। बोला था ना सबको समझाऊंगा, जिम्मेदारी है भाई की। फटाक से मार दो सब्सक्राइब इसी बात पे। जय माता दी, लेट्स रॉक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एमएलए क्या है? इज द इलेक्टेड बाय द पीपल हु कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन बाय वोटिंग। तो वोटिंग से होता है इलेक्शन। इलेक्शन में जो जीतता है बन जाता है एमएलए। बहुत शानदार बबुआ। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाउ डिड सम एमएलएज बिकम मिनिस्टर। क्वेश्चन अगला कहता है कि ठीक है भैया, समझ में आ गया कि भैया एमएलए बन गए, एमएलए इलेक्शन जीता, बढ़िया, बट ये जो मिनिस्टर है ये कैसे बनते हैं? कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कोई रेलवे मिनिस्टर बन जाता है, ये मिनिस्टर कैसे बनते हैं? अब समझते हैं, हम समझाएंगे, चलो। तो देखो, इलेक्शन के बाद, आफ्टर द इलेक्शन, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है whose MLAs have won more than half of the number of the constituency in a state become the ruling party। ओ भैया, ये इतनी बड़ी बात क्या कह दी, कुछ समझ नहीं आई। अरे तुम्हारे भैया समझाते। सोचो कि आप एक स्टेट से हो, मान लेते हैं वो स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। क्या बोला? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम मानते हैं कि बहुत सारी सिटीज हैं, सिटी के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही होंगी, एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे लोग इलेक्शन में खड़े हुए होंगे, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, बट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई एक एक बंदा ही तो इलेक्शन जीता होगा, है कि नहीं? अब ये काउंट किया जाता है, हर बंदा जो इलेक्शन में खड़ा होता है वो किसी न किसी पार्टीज का होना चाहिए। कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई बर्थडे पार्टी, ना मजाक कर रहा हूँ, बर्थडे पार्टी नहीं होती, समझ गए ना, कोई आप पार्टी का है तो XYZ पार्टीज होती हैं, आप समझते हैं। अब हमने किसी एक पार्टी से हमने क्या करा, हर पार्टी के जितने एमएलए जीते हैं, मतलब जितने लोग जीते हैं वो एमएलए होते हैं ना, वो हमने काउंट करे। अब मान के चलते हैं बीजेपी से 52 लोग जीते, मतलब 52 लोग जो जीते वो बीजेपी पार्टी के थे, तो इस पार्टी को क्या कहा जाएगा? रूलिंग पार्टी। समझ रहे हो? और जो बाकी पार्टीज हुई वो क्या कहलाएंगी? ओपोजिशन पार्टी, है ना, जैसा आज के टाइम पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट में होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये हो गई रूलिंग पार्टी। अब जो एमएलए होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी के होते हैं, अब ये जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं ये क्या करेंगे? इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। पूरा का पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा तुम्हें इस क्वेश्चन से। अब सोचो, 100 लोग थे, ठीक है, मतलब 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, तो 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 100 लोग जीते, 100 में से 51 जो लोग थे, यानी कि हाफ से ज्यादा, तो ये बन गए मेजॉरिटी की वजह से रूलिंग पार्टी। अब ये रूलिंग पार्टी के सारे बंदे क्या करेंगे? एक अपने में से ही, इन 51 में से एक लीडर को चूज करेंगे कि यार हम में से ना ये सबसे सक्षम आदमी है, सबसे काबिल आदमी है और बहुत बढ़िया स्पीच देते हैं, एकदम शानदार, तो इनको क्या बना दिया जाएगा? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, एक स्टेट के लीडर। और बाकी सारे जो वो है, वो जितने बचे विनिंग पार्टी के, वो बन जाएंगे अलग अलग चीजों के मिनिस्टर। समझ रहे हो? अब ये जो चीफ मिनिस्टर है ये सिलेक्ट करेगा बाकी लोगों को मिनिस्टर के। अब इन 51 में से तुम रेलवे मिनिस्ट्री हो जाओगे, तुम यहाँ का हमारा एजुकेशन संभालोगे, तुम टेक्सटाइल संभालोगे, तुम इंडस्ट्री संभालोगे, एंड XYZ सारे मिनिस्टर्स। समझ आ रहा है? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब द गवर्नर ऑफ द स्टेट देन अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। अब सबने चूज तो कर लिया, बट अब ये एक्चुअल में उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ऐसे थोड़ी कि आपने खुद बोल दिया और बन गए, लो मैं बन गया, ऐसे नहीं। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, साइन होते हैं, गवर्नमेंट से एक ऑर्डर लेटर आता है, और ये सारी फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट की कौन करता है? ये करता है उस स्टेट का गवर्नर। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि एमएलए जो है वो मिनिस्टर्स कैसे बन जाते हैं, और ये मिनिस्टर्स को अपॉइंट एक्चुअल में कौन करता है? गवर्नमेंट की साइड से वो करता है गवर्नर। देखा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है, बट यार 4 ही तो क्वेश्चन है। उन 4 क्वेश्चन से अगर हमें पूरा चैप्टर समझना है ना, तो ऐसे डिस्कशंस करने बहुत जरूरी है, और तभी तो सिविक्स समझ में आएगी भाई अपने को। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Why should decisions taken by the chief minister and other minister be debated in the legislative assembly? What is a legislative assembly, guys? Do you guys know? It is a place. क्या एक जगह है जहां पे हम क्या करते हैं, जब भी किसी को कोई नया रूल बनाना है, या फिर अभी जो कंडीशन चल रही है स्टेट की, उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये एक चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होता है, एक ऑफिस है, एक असेंबली है, जहाँ सब लोग आते हैं, जितने उस स्टेट के एमएलएज हैं वो आके डिस्कशन करते हैं, गवर्नमेंट को गाली देते हैं कि क्या तरीका है, आपने ये कैसी घटिया पॉलिसी लगा दी, हमारे पैसे चले गए, हमारा टैक्स ज़्यादा चला गया, एंड फलाना। फिर गवर्नमेंट के जो एमएलए होते हैं वो कहते हैं नहीं, ये बहुत ज़रूरी था, इससे हमने बहुत काला धन निकाल दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस तरीके की जो डिस्कशंस हैं, प्यार से सम्मान भरे डिस्कशन होने बहुत ज़रूरी हैं। समझ रहे हो? तो ये होते हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्यों ज़रूरी है कि जो डिसीजन है जो कि चीफ मिनिस्टर ने या बाकी मिनिस्टर लेते हैं, उस पर ये डिबेट, ये जो प्यार भरे और सम्मान भरे हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ये क्यों जरूरी है? ये सवाल अब देखते हैं क्यों जरूरी है। देखो, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, देश हमारा बहुत डेमोक्रेटिक है, इसको भूलना नहीं है, कभी नहीं भूलना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ईच एंड एवरी सिलेक्शन।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि लोगों से चलती है सरकार, मानना तो पड़ेगा, ठीक है। अब लोगों से चलती है अगर सरकार, तो आपको हर तरफ के लोगों का, हर जगह के रिप्रेजेंटेटिव का, आपको उसका जो ओपिनियन है वो सुनना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आपके स्टेट में, उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बार बार समझने के लिए, उत्तर प्रदेश में 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 100 लोग जीते थे इलेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो विनिंग पार्टी से नहीं है तो उनकी कोई इज्जत नहीं रही, नहीं भाई, वो फिर भी एमएलए बनेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो आके अपने एरिया को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर गवर्नमेंट कोई रूल निकालेगी, उनको लगेगा कि नहीं भाई ये हमारे एरिया में नहीं लागू हो पा रहा है, तो वो आके बोलेंगे कि यार सरकार, मतलब मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत बढ़िया शानदार पॉलिसी निकाली कि चलो भाई ये बंद हो जाएगा, मतलब पुलिस तैनात हो जाएगी, कुछ भी XYZ, हमारे एरिया में तो ये लगी नहीं रही, अब आप इसकी उत्तर दीजिए हमें कि क्यों नहीं लग रही है। तो समझ रहे हो क्या दायित्व होता है उसका। तो 10 जो भी डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अकेले एक चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर अकेले ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वरना तो उसको जो अच्छा लगे वो करेगा, तो तानाशाही हो गई। नहीं, सबका ओपिनियन लेना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे डिबेट होना भी जरूरी है। These members then ask questions, debate an important issue and decide where money should be spent. कभी घर में सोचा है कि जब घर में गाड़ी आती है या घर में कुछ नया डिसीजन लेना है, टीवी आती है या घर में आपके कुछ भी नया आता होगा, तो क्या ऐसे ही, मतलब कुछ लोगों के घर में होता है भाई, हमारे घर में होता है, कभी पापा का मन करा तो ले आए, मम्मी का मन करा ले आई, बट नहीं, हम बात करें कोई बड़े डिसीजन की, किसी की शादी होनी है, बड़े भैया की शादी है, तो ऐसे थोड़ी होता है कि मन करा हो गया, एक डिस्कशन होता है भाई, बार बार मीटिंग होती है, पापा कुछ बोलते हैं कि यार हमें लड़की थोड़ी कम पसंद है, लड़की के परिवार वाले कम खर्चा कर रहे हैं, अलग अलग XYZ चीज़ें आती हैं ना। तो वही सेम चीज़ है यार, जब भी आपको पूरी स्टेट का डिसीजन लेना है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप डिस्कस तो करो इंपॉर्टेंट चीज़ें। हर जगह बंदा अगर रूलिंग पार्टी का बोलेगा हाँ सही है सही है सही है, बट ऑपोजिशन पार्टी वाले उसमें कमियां ढूंढेंगे, और कमियां भी डिस्कस करना किसी चीज़ की ज़रूरी है, समझ रहे हो। आफ्टर दैट दे हैव द मेन अथॉरिटी टू फाइनलाइज द डिसीजन। सही बात है, जब डिबेट हो जाती है उसके बाद होती है एक मेजोरिटी वोटिंग, मतलब अब सब असेंबली में बैठे हैं, 100 लोग, मतलब 50 लोग बैठे हैं, बार बार 100 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम बोलोगे भैया कंफ्यूज बहुत करते हैं आप, अब नहीं बोलना, 50 लोग बैठे हैं असेंबली में, अरे 100 ही बैठेंगे, क्यों, सोचो, क्योंकि 100 लोग थे ना यूपी में, तो हमने एग्जाम्पल लिया था, उसी से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब 100 लोग 100 MLA बने थे, ये 100 MLA ने किसी एक चीज़ पर डिस्कशन करा कि चलो भाई ये नया रूल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब जब सब लड़ लिए, भिड़ लिए, गुत्थम गुत्थी हो गई, मजाक कर रहा हूँ, होती नहीं है, बट समझ रहे हो ना, पूरा डिस्कशन हो गया, एंड में कैसे डिस्कस करोगे कि हाँ ये होना चाहिए कि नहीं, कौन बोलेगा, तो उसके लिए होती है वोटिंग। अब ये 100 लोग वोटिंग करेंगे, अगर फिर से मेजॉरिटी में आ गया कि यस आई एम विद इट, होना चाहिए, तो वो हो जाएगा, चाहे वो 51 ही लोग क्यों ना हो, मेजॉरिटी इज मेजॉरिटी। ओके जी, चलो। What was the problem in पातालपुरम? What discussions action was taken by the following fill in the table? अब पातालपुरम से हमें कोई रिलेशन नहीं है, हमारी सिविक्स की जो किताब है ना वो एक अलग तरीके पे चलती है, NCERT, कि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है, केस स्टडी उससे करो, बट आपको क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो कभी भी पातालपुरम और इस सब से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इनफैक्ट आप आगे भी जाओगे तो कोई नहीं पूछ रहा पातालपुरम में क्या हुआ था, बट जिन प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स रिलेवेंट हैं, तो हमें उन प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है। तो पब्लिक मीटिंग, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेस कॉन्फ्रेंस और चीफ मिनिस्टर, इन 4 चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो मेन प्रॉब्लम जो थी वो थी लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी कि हम पातालपुरम को एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसे एरिया का जहाँ पे भाई कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि एक तो वहीं प्रॉपर सफाई नहीं है, हाइजीन नहीं है, गंदा पानी आता है, नाली खुली पड़ी है, प्रॉपर सीवेज लाइन नहीं हो रही है, रोड टूटी पड़ी है, ऐसी चीज़ें। उसके बाद स्कैरसिटी, यानी कि कम पड़ जाना, तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की स्कैरसिटी है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, अस्पताल अच्छे नहीं है और डायरिया फैलता जा रहा है, ये सारी चीज़ें थी। तो अब इसके लिए जो डिस्कशंस होंगे, है ना, और जो एक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, इसका आप तरीका देखो कि क्या प्रोसेस है, गवर्नमेंट एक्चुअली में कैसे काम करती है। सबसे पहले क्या होगा, एक पब्लिक मीटिंग होगी, डिमांड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द ऑफिशियल्स। क्या होगा, जो ऑफिशियल्स है, मतलब वहाँ के लोग हैं, सबसे पहले लोग जाएंगे, वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपने लोग इकट्ठा होंगे, धरना देंगे, धरना मतलब 20-25 लोग तो एटलीस्ट लोग आके बोलेंगे हाँ सर हमें दिक्कत हो रही है, तभी तो गवर्नमेंट तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो पहुँचेगी। वरना आप घर पे बैठे बैठे टीवी देखते देखते बोल रहे अरे यार हमारे घर पे तो पानी नहीं आ रहा है, अरे सरकार को बताओ तो सही सरकार कि भाई हमारे घर में पानी नहीं आ रहा तभी तो आएगा। तो पहला प्रोसेस वो होता है। देन ये मुद्दा जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्या होगा, इंटेंड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज
through tanker trucks and also explained the steps to the government had taken collection of garbage. तो अब जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन हुआ कि चलो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पानी लगाएंगे, ट्रक भेजेंगे, फलाना ढिमकाना, ओके जी। फिर होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, बहुत सारे मिनिस्टर्स मिलके बैठेंगे, वहाँ पे बहुत सारी मीडिया आएगी और जो भी इन्होंने डिस्कशन करे हैं, अब वो अंदर क्या डिस्कशन हुए ऑफिस में वो तो तुम्हें नहीं बताएंगे, बट उसका जो कंक्लूजन आया वो हम पूरे मीडिया को बताएंगे, ताकि पूरे स्टेट को, पूरे राज्य को पता चले कि हाँ यार हम ये डिसीजंस अब लेने की तैयारी कर रहे हैं। और फाइनली होते हैं चीफ मिनिस्टर का एक विजिट। अब चीफ मिनिस्टर क्या कर सकता है, वही डिस्ट्रिक्ट जहाँ की हमने बात करी, जहाँ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वहाँ जा सकता है एक बार। जैसे ही वो वहाँ जाके वहाँ लोगों से मिलेगा, वहाँ की तो जितने ऑफिशियल्स हैं वो ऑलरेडी अलर्ट हो जाएंगे, सरकारी विभाग वाले, कि भैया ना अब तो मुख्यमंत्री जी आ गए, अब तो काम करना ही पड़ेगा, वरना तो नौकरी सट से चली जाएगी, समझ रहे हो। तो ये होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट MLAs डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब MLA क्या करता है और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे अगर आप मान के चलो कि हम बात करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो एक एजुकेशन मिनिस्टर होगा हर स्टेट का, वो क्या कर रहा है और एक्चुअल में जो उसके ऑफिस है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है, वो क्या कर रहा है, डिफरेंस क्या है समझते हैं। तो देखो, एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन बाय MLAs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, while the implementation of these laws is done by various government department। बहुत सिंपल चीज़ ये है कि रूल्स को बनाना, उनको मैनेज करना, ये काम है मिनिस्टर का। बट भाई मिनिस्टर बहुत बड़ा आदमी होता है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, और वहीं पे इसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना एक्चुअल लेवल पे, ये किसका काम है, गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी लोग जो करते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ये उनका काम है। जो लोग सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका काम है एग्जीक्यूट करना। मिनिस्टर आके थोड़ी बैठेगा कि यार लाओ मैं तुम्हारे लिए नल चला देता हूँ, पानी चला देता हूँ, या फिर मैं पानी तुम्हारे बंटवा देता हूँ ना, वो तो सिर्फ डिसीजन लेगा कि हाँ, बोल देगा कि होना चाहिए। फिर ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज किनकी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। क्लियर। दूसरा, वॉट एवर द वर्क इज डन by these government department has to be approved by the member of the legislative assembly। अब कोई भी काम अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को करना है तो अप्रूव्ड होना चाहिए MLA से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ के एरिया का MLA जो है या उसका जो मिनिस्टर है उसको पता ही नहीं है, आप कुछ भी पेले पड़े हो, लोगों को फ्री में सर बिजली बांटे पड़े हो, फ्री में चावल बांट रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। MLA बोलेगा फ्री में चावल बांटो, बिजली बांटो, सब हो जाएगा, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड। तो बस इतना ही तो था यार ये चैप्टर। आई होप आपको मौज मस्ती और फुल ऑन एनर्जी के साथ चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आया है तो क्या करना है, फट से दबाना है सब्सक्राइब बटन, उसके साइड में बेल आइकन भी है तो वो भी दबा सकते हो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी मौज मस्ती और फन के साथ यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ाई होती है। तो फट से आ जाओ, सारी वीडियो देख डालो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय।